हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चहेते यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। मैं आज लेकर आया हूं विज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो बहुकल्पी प्रश्न होते हैं पाठ 1 के। जो आपका पाठ है रासायनिक अपक्रिया और उस समीकरण, उस पाठ के तहत मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं और इन प्रश्नों का मैं पोस्टमार्टम करूँगा, यानी एक प्रश्न आप कम से कम कई सारे प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। और यदि कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी ये कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इन प्रश्नों की आप चर्चा हमारे द्वारा सुनिए, बड़ी ही धैर्यपूर्वक देखिए किस तरह हम समझाते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। यानी मैग्नीशियम जो धातु होती है वो अगर वायु के साथ जलाई जाए या उसका ज्वलन दहन किया जाए तो किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया होगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से एक बात आपको सबसे पहले समझनी है, अगर दहन हो रहा है यानी जलाने की क्रिया हो रही है, दहन यानी जलाने की क्रिया यदि हो रही है, तो दहन और जलाने की क्रिया हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी हो रही है तो परिवर्तन कैसा होगा, रासायनिक होगा। कैसा परिवर्तन होगा, रासायनिक। तो आप देखो यहाँ से एक बेस आप समझ गए कि अगर कोई भी क्रिया मतलब हो, चाहे अगर दहन क्रिया हो रही है, मतलब अगर जलाने की क्रिया हो रही है, तो हमेशा 100% मानकर चलिए वो रासायनिक अपक्रिया ही होगी। अब उदाहरण समझते हैं, जैसे आप कागज़ को जलाइए, कागज़ को वायु के साथ आप जला दीजिए। अब कागज़ को वायु के साथ अब जब दहन करेंगे तो आप देखेंगे एक तो राख इसकी प्राप्त होगी और दूसरा आप देखें धुआं प्राप्त होगा, दूसरा धुआं प्राप्त होगा। तो राख और धुआं प्राप्त होगा, तो इससे क्या साबित होता है, कागज़ और वायु को हमने जब कागज़ को वायु के साथ जलाया यानी दहन किया या जलाने की क्रिया की, तो एक तो राख बना, दूसरा धुआं बना, राख और धुआं बना। तो इस प्रकार आप देखेंगे जब कुछ नया पदार्थ बन जाता है, तो रासायनिक अपक्रिया यहाँ पर आपको समझनी होगी। जब दो या दो से अधिक पदार्थ या एकल पदार्थ किसी भी तरह अपक्रिया करके जब कोई नवीन गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, नवीन बोले तो नवीन, नया, एकदम नए गुणधर्म वाला जब कोई पदार्थ बनता है, तो उसी को हम कहते हैं रासायनिक अपक्रिया। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप देखिए कागज़ वायु को जलाएंगे, यहाँ राख बन रही, धुआं बन रहा। तो इस प्रकार देखेंगे ये क्या है, इसमें ये पदार्थ नहीं रह जाते, नए बन जाते हैं। नए गुणधर्म के जब बनेंगे तो आपका हो जाएगा यही। तो इस प्रकार लकड़ी को आप जलाइए या कोई अन्य चीज़ आप जलाइए, जैसे पॉलीथीन है उसको जलाइए, तो क्या होगा, नए जो उसमें धुआं बनता है, तो धुएं में क्या होती है, उसमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसके कारण ये बन जाता है क्या, नया पदार्थ बन जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आप भली भांति समझ गए होंगे कि जब कोई चीज़ दहन की जाती है या जलाई जाती है तो उसमें कौन सी अपक्रिया होगी, तो हम कहेंगे उसमें होगी रासायनिक परिवर्तन। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नहीं होगा, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन जबकि हम दहन करेंगे तो 100% कोई ना कोई नया पदार्थ बनेगा, तो भौतिक परिवर्तन तो होना ही नहीं। उपयुक्त सभी का मतलब दोनों, उपयुक्त में से दोनों नहीं हो सकते, ये नहीं है ये है, तो इस प्रकार ये भी ऑप्शन नहीं सही होगा। तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं सही होगा क्योंकि ये सही है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि ये आपका ऑप्शन सही है, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो रासायनिक परिवर्तन का हम उदाहरण समझते हैं। जैसे हमने क्या किया, मैग्नीशियम ये लिखा है, मैग्नीशियम धातु है, वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन के साथ जब दहन होगा, ये क्या होगा, दहन होगा, तो दहन के फलस्वरूप क्या बनेगा, MgO, और MgO बनेगा तो इसको हम संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ पर Mg1 है, यहाँ पर Mg1 है, कोई बात नहीं, हम नहीं कुछ करेंगे। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तब हमें इसको 2 करना पड़ेगा। अब जब हम ये 2 करेंगे तो Mg भी 2 हो जाएंगे, तो इसे भी 2 करेंगे। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये अपक्रिया संतुलित भी हो जाती है। और यहाँ पर देखो मैग्नीशियम अलग था, ऑक्सीजन अलग थी, ऑक्सीजन का मतलब वायु, और इस प्रकार देखा जाए एक नया पदार्थ बन जाता है, कौन सा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस प्रकार आप देखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बन जाता है। तो यहाँ से आपने देखा मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, और आपने देखा वायु का मतलब वायु में क्या जलती है, ऑक्सीजन जलती है। दूसरी बात आपने देखा मैग्नीशियम एक धातु होती है, और जब जलती है तो इसे हम संतुलित कैसे करेंगे, तो संतुलित करने भी हमने बता दिया। तो इस प्रकार आप देखेंगे, और रासायनिक परिवर्तन जानने का सबसे बेहतरीन तरीका हमने बता दिया
कि अगर दहन हो रहा है तो वो रासायनिक परिवर्तन ही होगा, क्योंकि उसमें नवीन गुणधर्म का पदार्थ बन जाता है। तो इस प्रकार ये हो जाएगी आपकी रिएक्शन। अब हम चलते हैं दूसरे रिएक्शन की ओर। दूसरे, और यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, इसी में जब दो या दो से अधिक पदार्थ, एक और दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। एकल पदार्थ, जब दो या दो से अधिक यौगिक या पदार्थ मिलकर एकल यौगिक का निर्माण करते हैं तो उस रासायनिक अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमने उदाहरण दिया है कौन सा है, तो हम ये कहेंगे ये संयोजन है। ये क्या हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया। ये क्या हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपने देखा कि मैग्नीशियम दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे और एकल यौगिक का एक ही जब यौगिक बनेगा तो उसे हम कहेंगे संयोजन। तो यहाँ से संयोजन की परिभाषा और साथ में उदाहरण भी आपने समझ लिया। तो इस तरह आप देखेंगे एक एक प्रश्न में कई सारे प्रश्नों को हम आपको बताएंगे, ताकि जो आपकी बोर्ड परीक्षा है उस बोर्ड परीक्षा में या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे उसमें आपको क्या हो, ताबूत की कील साबित होगी, क्योंकि एक प्रश्न से कई सारे प्रश्नों को आप तैयार कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि H2 यानी हाइड्रोजन, Cl2 यानी क्लोरीन जब आपस में क्रिया करती है तो बन गया है HCl। और ये जो HCl है ये आपको जो समीकरण बनकर तैयार हो गई है, यह समीकरण जो है किस रासायनिक अपक्रिया को दर्शाती है, मतलब कौन सी ये रासायनिक जो आपको समीकरण दिखाई गई है ये समीकरण किस रासायनिक अपक्रिया को दर्शाती है, कौन सी ऐसी रासायनिक अपक्रिया है जिसको दर्शा रही। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन पर चलेंगे तो कौन कौन से दिए गए हैं। पहला है संयोजन अपक्रिया, दूसरा है वियोजन अपक्रिया, तीसरा है विस्थापन और चौथा है रेडॉक्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है इसको आपको देखना है, इसको आपको समझना है। तो कौन सा ये हो जाएगा, तो आप देखेंगे अभी तो हमने बताया था जब दो या दो से अधिक, तो संयोजन को पहले हम समझते हैं। हमने क्या कहा था, जब एक कोई यौगिक हो साथ में दूसरा एक यौगिक और हो और इनको मिलकर एक ही यौगिक बने, यानी दो या दो से अधिक मतलब तीन हो जाएं, दो हो, तीन हो, चार हो, कितने भी हों, दो या दो से अधिक यौगिक अगर आपस में संयोग करके एकल यौगिक यानी एकल यौगिक का निर्माण करेंगे, उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखेंगे ये हो गई संयोजन अभिक्रिया। तो इस प्रकार देखेंगे H2 और Cl2, और इस प्रकार कौन सा इसका उत्तर होगा ये आप भली भांति अभी समझेंगे। फिर हम बताते हैं वियोजन। तो वियोजन में क्या होता है, कोई एकल यौगिक हो और इस एकल यौगिक के द्वारा क्या हो, ये दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाए, जैसे हम उदाहरण ले लें HI और बन जाएगा ये H2 + I2 और यहाँ पर ट्वाइस है। तो इस प्रकार देखिए ये एकल यौगिक था और इससे दो या दो से अधिक दो बन गए हैं। अगर एकल यौगिक दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसी को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। और संयोजन का उल्टा होता है वियोजन। संयोजन में दो या दो से अधिक पदार्थ या यौगिक मिलकर एकल यौगिक का निर्माण करते हैं, जबकि वियोजन में कोई एकल यौगिक दो या दो से अधिक भागों में वियोजित हो जाता है या घटित हो जाता है, उसी को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। आगे है विस्थापन। विस्थापन की बात कर लें तो विस्थापन देखेंगे, विस्थापन की बात कर लेते हैं। तो विस्थापन में क्या होता है, जब कोई अधिक क्रियाशील धातु या कोई तत्व हो और कम क्रियाशील का जब कोई तत्व होगा उसका जो यौगिक होगा या विलयन होगा उससे विस्थापित कर दे। जैसे हम बात करना चाहें, हमने कहा Mg + CuSO4 ये, और फिर क्या बन जाएगा ये बन जाएगा MgSO4 + Cu। तो इसमें देखा जाए Mg जो है अधिक क्रियाशील है और CuSO4 यानी Cu यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये Cu जो है कम क्रियाशील होता है। और जब Cu कम क्रियाशील होगा तो ये यौगिक के साथ आया है यानी एक विलयन के साथ आया है, तो ये Mg जो है इसको यहाँ से विस्थापित कर देगा। यहाँ से जब विस्थापित कर देगा तो ये हट जाएगा, तो यहाँ पर Cu की जगह पर Mg स्वयं बैठ जाएगा। तो यहाँ पर देखो SO4 के साथ Mg आ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे MgSO4 बन जाएगा। तो यानी इसने Cu को क्या कर दिया है,
उसके स्थान से विस्थापित कर दिया है। तो देखो Cu अब अकेले हो गया है। तो यानी जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक या विलयन से उस तत्व को विस्थापित कर देता है तो इस रासायनिक अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो ये विस्थापन हो जाएगी। तो इस प्रकार ये विस्थापन हो जाएगी। कोई यौगिक हो और यौगिक की अदला बदली हो जाए, अदला बदली हो जाए मतलब हम कहेंगे BaCl2 प्लस हम कह दें Na2CO3 और तीर। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, एक यौगिक ये होगा, एक यौगिक ये हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए ये इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा आपस में। देखो Ba के साथ Cl है, लेकिन अब बन क्या जाएगा BaCO3 और साथ में जो Cl है ये Na के साथ चला जाएगा, यानी ये बन जाएगा NaCl। ये क्या बन जाएगा NaCl। तो इस प्रकार आप देखिए, देखो ये Na था CO3 के साथ, लेकिन अब चला गया किसके साथ, क्लोरीन के साथ। ये देखो क्लोरीन के साथ, ये एक अलग बन गया। और Ba जो था Cl के साथ, लेकिन अब कहाँ चला गया CO2 के साथ। तो ये देखो बन गया BaCO3। तो इस प्रकार देखो आयनों की इसमें अदला बदली कर ली है। और जब आयनों की अदला बदली करते हैं, जब दो या दो से अधिक यौगिक आपस में यौगिकों की या आयनों की जो अदला बदली करते हैं या परमाणुओं का आदान प्रदान करते हैं, इस रासायनिक अपक्रिया को द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपने क्या समझा, देखो यहाँ एक यौगिक है, दूसरा यौगिक है और यहाँ पर एक ही यौगिक का निर्माण हो रहा है। यहाँ दो या दो से अधिक तो है नहीं। तो हमने बताया था एक या दो या दो से अधिक यौगिक एकल यौगिक का जब निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर अब किसका उदाहरण होगा, कौन सा इसका देखा जाए प्रश्न का उत्तर सही होगा, तो इसका उत्तर आप अब समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ अन्य लोगों का भी भला हो सके। तो आइए चलते देखते हैं। तो आप देखेंगे दो या दो से अधिक मिल रहे हैं, एकल यौगिक बन रहा है, इसको हम संयोजन कहते थे, इसको संयोजन। तो इस प्रकार आपकी ये रिएक्शन कौन हो जाएगी, संयोजन अपक्रिया हो जाएगी, संयोजन अपक्रिया हो जाएगी। ये विस्थापन गलत है, ये भी गलत है, ये भी। इसमें क्या हो रहा है, एकल यौगिक का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार ये कौन सी हो जाएगी, संयोजन अपक्रिया हो जाएगी। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपके सामने है, तो अगले प्रश्न की ओर चले तो देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कैल्शियम ऑक्साइड की जल से क्रिया द्वारा बनता है। यानी ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है जब जल से अपक्रिया करता है तो क्या बनता है, इसका कहने का मतलब है। तो कह रहा COH ट्वाइस बनता है, CaCO3 बनता है, Na2CO3 बनता है या NaHCO3 बनता है। अब आपको बताना है इसमें कौन सा यौगिक का निर्माण होगा। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हम इस रिएक्शन को समझ लेते हैं क्या होती है, जरा इसको देखते हैं। कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड यानी CO3, ये होगा कैल्शियम ऑक्साइड यानी CO हो गया और जल के साथ अपक्रिया करानी यानी ये हो गया H2O। और जब ये कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अपक्रिया करेगा तो बन जाएगा CaOH का ट्वाइस, यानी CaO जब जल के साथ अपक्रिया करेगा बन जाएगा CaOH का ट्वाइस। तो इस प्रकार देखिए आपका कौन सा यौगिक बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी बन रहा है CaOH का ट्वाइस। तो इस प्रकार आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। और जबकि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने प्यारे बच्चों देखा कि आप किस बेहतरीन तरीके से आप इन प्रश्नों के उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। अगर हम केवल टिक ही करें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि प्रश्न जो आते हैं आजकल, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, हर प्रश्नों में आपके प्रश्न घुमा फिरा कर आते हैं। इसलिए हमें कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि किस तरह प्रश्न का उत्तर हमें ढूंढना है, कैसे हमें करना है, वो हमें तरीका आना चाहिए। हम सभी प्रश्नों को आप तरीके के माध्यम से बताएंगे आपको, ताकि आपकी बहुत ही अच्छी मजबूत तैयारी हो सके। तो प्यारे बच्चों हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चौथा क्या है, चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस है। यानी आपने देखा होगा जो थैलियाँ होती हैं उसमें बहुत सारी नमकीन, अंकल चिप्स, आलू की चिप्स होती हैं, टेढ़े मेढ़े, इस तरह बहुत सारी थैलियाँ होती हैं जिसमें क्या होती है, डिब्बा बंद के द्वारा उन खाद्य पदार्थों को रखा जाता है। अब ये खाद्य पदार्थ में कौन सी गैस भरी जाती है, देखा होगा वो फूले फूले से होते हैं,
फूले फूले से होते हैं, ताकि अगर उसकी गैस निकल गई तब वो खाने योग्य नहीं रहते, उसमें थोड़ी दुर्गंध आने लगती है और उतना कुरकुरापन भी नहीं रह जाता है। यानी उसमें कोई स्पेशल कोई गैस भरी जाती होगी। अब गैस कौन सी भरी जाती है? जिसके कारण वो संचारित ना हो, यानी वो विकृत गंधी ना हो, यानी वो सुरक्षित रहें। तो हम कहेंगे वो कौन सी गैस है? तो पहला इसमें बताया अमोनिया, फिर बताया गया है नाइट्रोजन, फिर बताया गया है ऑक्सीजन और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार आप प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कौन सा इसमें है। अगर बेहतरीन तरीके से पाठ को पढ़ा है तो आंसर देने में आप सक्षम होंगे। अमोनिया गैस नहीं होती है, ऑक्सीजन गैस तो बहुत क्रियाशील होती है। ऑक्सीजन गैस तो बहुत क्रियाशील होती है, ऑक्सीजन तो तुरंत क्रिया कर लेती है, इसलिए ये तो हो नहीं सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्रियाशील होती है, इसलिए ये भी नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार एक ही गैस बच रही है, कौन सी? नाइट्रोजन गैस। और ये बहुत ही कम क्रियाशील गैस होती है, इसीलिए उसमें डिब्बाबंद पदार्थों में रख दिया जाता है, जिसके कारण ये सुरक्षित रहें। तो नाइट्रोजन गैस को हम अगर भर दें तो क्या होगा? वो सुरक्षित रहेंगे। तो यानी डिब्बाबंद पदार्थों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस, ताकि वो विकृत गंधी ना हो, यानी खराब ना हो। और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। ऑक्सीजन का सूत्र तो आप जानते होंगे O2 होता है, अमोनिया का सूत्र NH3 होता है, ये भी हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न, ऐसी धातु जो संक्षारित नहीं होती है, यानी जिसमें संक्षारण की क्रिया नहीं होती है। संक्षारण का मतलब होता है वो धातुएं जो गलती नहीं है, संक्षारित नहीं होती हैं, उनका विघटन नहीं होता, उनका ह्रास नहीं होता। यानी हम कहेंगे कौन सी है? सोना है, तांबा है, लोहा है और एल्युमिनियम है। तो अगर हम बात करें तो लोहा में तो मूर्छा लगता है, देखा होगा लोहा में भूरे रंग का जो है मूर्छा लग जाता है। तो मूर्छा लगता है यानी ये तो संक्षारित हो जाएंगी, ये तो क्या हो जाएंगी? संक्षारित हो जाएंगी। और अगर हम तांबे की बात करें कि तांबे में हरे रंग का जो है पदार्थ लग जाता है, जो एक प्रकार का क्या है उसमें संक्षारण हो रहा है, यानी लोहे की भांति एक टाइप का उसमें मूर्छा है, लेकिन वो मूर्छा नहीं है, हरे रंग का एक संक्षारित धातु होती है, संक्षारित का रूप होता है, तो ये भी नहीं होगा। एल्युमिनियम भी संक्षारित होती है, तो यानी एल्युमिनियम भी संक्षारित होगी। तो एक ही धातु बच रही है, सोना। तो सोना क्यों होती है? क्योंकि सोना एक बहुत ही कम क्रियाशील धातु है और ये ऑक्सीजन या नमी से बहुत कम क्रिया करती है, जिसके कारण इसका संक्षारण भी ना के बराबर या नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं सोना वो धातु है जिसमें संक्षारण नहीं होगा। तो इस प्रकार आपने देखा प्यारे बच्चों, 5 आपकी बोर्ड परीक्षा या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आप शेयर, कमेंट और लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।